Okay, recording has been started. And guys, can you see my screen? 1 minute. Yeah. Yeah. Okay. ठीक है. So guys, please engage. आप react करना. I have 2 devices, so I can see your reactions. So please engage. ठीक है. So firstly, myself Jayashree Gupta. I am a pod leader of pod 17. And उसके साथ I was doing my secondary degree from Delhi University. तो मैंने ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर रखी है, तो आई एम एलिजिबल इनफ टू टीच यू. ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कर रहे थे तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग टाइम आई सेड कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज अ गर्लफ्रेंड. व्हाई इज इट गर्लफ्रेंड? क्योंकि उसे बहुत ज्यादा ही अटेंशन चाहिए रहता है. दैट मीन्स डिटेल्स. उसको एक्शंस चाहिए रहते हैं. दैट मीन्स प्रैक्टिस. बट अगर हम उसी वे में देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज मोस्टली लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर एंड मदर. क्यों? क्योंकि गर्लफ्रेंड को तो एक जेंटलमैन मिलता है. ओके, बट हु मेक्स देम? हु मेक्स दैट जेंटलमैन? सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द वन हु मेक्स द जेंटलमैन. अब समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल गया. ठीक है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है? सपोज करो नॉर्मल चीज लेते हैं, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है. लेट्स से मुझे और XYZ, मुझे और अपूर्वा को बिजनेस स्टार्ट करना है. मी एंड अपूर्वा. ठीक है, वी आर स्टार्टिंग अ बिजनेस. तो हमने क्या सोचा कि ईच ऑफ अस विल बिल 50K. ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में 50K आएंगे तो हम एंट्री कर देते हैं कि कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50K 50K. परफेक्ट. लेकिन ये 50K लाने हैं. हाउ वी डिसाइडेड दिस अमाउंट? मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हाउ वी डिसाइड दिस अमाउंट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. ठीक है, हम कहते हैं हमारी कॉस्ट है किसी चीज को प्रोड्यूस करने की ₹50. ओके, एंड हम उसको प्रॉफिट में बेचेंगे एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%. ठीक है, दैट इज ₹10. तो हम उसे ₹10 के प्रॉफिट में बेचेंगे तो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी ₹60. ठीक है, हाउ आर वी डिसाइडिंग दिस? फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम है वो सारी चीजें रिकॉर्ड कर लेगी, वो लास्ट में आपको बता देगी कि आपका प्रॉफिट कितना हुआ, आपकी सेल कैसे हुआ. ठीक है, बट द थिंग इज कि हाउ आर वी गोइंग टू डिसाइड दिस? हमें पता कैसे चलेगा कि मैं किसी चीज का, मैं यहाँ पे 20% प्रॉफिट क्यों ले रही हूँ? मैं 50% प्रॉफिट ले लूँ, मैं 60% प्रॉफिट ले लूँ. किसको प्रॉफिट नहीं पसंद है? You should have that profit. Why are you not taking? That is something that we understand from management accounting. क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम ये नहीं होता है कि हाँ भाई ये हो रहा है तो इसको रिकॉर्ड कर लो. नहीं, ये हो रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ये करना है तो क्यों करना है. That is what management accounting is. ठीक है, तो हमें नॉर्मली पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कि what are the users of annual report. हमारे इन्वेस्टर्स को एनुअल रिपोर्ट चाहिए रहती है, लेंडर्स को, टैक्स अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट को चाहिए रहती है, सप्लायर्स को चाहिए रहती है, कस्टमर को चाहिए रहती है, मैनेजर्स को चाहिए रहती है. ठीक है, दीज ऑल रीड द एनुअल रिपोर्ट. बट इन सबको मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मतलब नहीं है. इन्वेस्टर को नहीं है मतलब, ना ही लेंडर को है, ना ही टैक्स अथॉरिटी को है, ना ही सप्लायर को है, ना ही कस्टमर को है. ओनली मैनेजर इज कंसर्न. क्योंकि मैनेजर का काम क्या है? वी हैव स्टडीड बीएसटी. जितने भी लोगों ने 11th-12 में बीएसटी पढ़ी होगी, तो मैनेजमेंट की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ डूइंग थिंग्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. तो ये जो इफेक्टिवनेस है और ये जो एफिशिएंटनेस है, ये कहाँ से आती है? ये आती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. क्योंकि मैनेजर के अलावा किसी को नहीं पड़ी. सबको एंड रिजल्ट चाहिए. एवरीवन वांट्स एंड रिजल्ट. What is the process? How did you get there? How did you achieve that? No one is interested to know. आपका बिजनेस है, आपको वो प्रोसेस देखनी है. एंड ओनली मैनेजर सीज दैट. मैनेजर इज हियर इज लाइक बिजनेस है यहाँ पे मैनेजर. ठीक है, बाकी सबको एंड रिजल्ट चाहिए. इन सबको एंड रिजल्ट चाहिए. नो वन इज रिलेटेड विद इट. ठीक है गाइस. ओके, मुझे एक मिनट थोड़ा सा. हाँ ठीक है. यस. ना मूविंग फॉरवर्ड, इसलिए ठीक है, एनुअल रिपोर्ट यूजर्स होते इतने सारे हैं, लेकिन मैनेजर्स बस आर द वन हु आर कंसर्न्ड विद मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग. हाँ, इन्वेस्टर्स कई बार देखना चाहते हैं मैनेजमेंट रिपोर्ट, बट दे जस्ट वांट टू सी बिकॉज ऑफ एफिशिएंटनेस के एफिशिएंटली कितना कर रही है कंपनी का. दे जस्ट ओनली वांट टू नो दैट, और उससे और कोई मतलब नहीं है. दे आर नॉट कंसर्न, क्योंकि एट द एंड. Guys, there was a glitch. Are you able to see my screen? Yes, yes, we can.
ओके, आई एम नॉट एबल टू सी माई स्क्रीन इन माई लैपटॉप। तो ठीक है, अभी इसको हटाते हैं, मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, सो सिर्फ मैनेजर इज द वन, क्योंकि देखो अगर मैं एक प्रोडक्ट बना रही हूँ 50 रुपीज का है, उसके 50 रुपीज उसकी कॉस्ट है, राइट। वो 3 डिपार्टमेंट से होके निकलता है, यहाँ लग रहे हैं 10 रुपए, यहाँ लग रहे हैं 20 रुपए, यहाँ लग रहे हैं 30 रुपए। अभी जो कॉस्ट कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल भी मैनेजर का काम है। इन्वेस्टर लेंडर्स इनको कुछ नहीं करना है। तो सिर्फ मैनेजर इज द वन हु इज कंसर्न एंड हु इज वर्किंग ओवर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अकाउंटिंग सिस्टम जो हम पहले पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, वन इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग होती है। It is financial accounting is like that one-sided as X. वो पास्ट को रिपीट करता रहता है, जो हो चुका है, जो हो चुका है उसे सिर्फ वही लिखना है, उसे नहीं देखना है कि फ्यूचर में क्या है। फ्यूचर, आई डोंट थिंक अबाउट द फ्यूचर। मैं तो वो पास्ट में जी रहा हूँ कि भाई वो कितनी अच्छी लड़की थी, हमने कितने अच्छे मोमेंट्स स्पेंड किए। ही इज लाइक दैट वन साइडेड एक्स, और वो यही सोचता रहता है। कॉस्ट अकाउंटिंग इज लाइक दैट डिल्यूलू गर्ल कि माय बॉयफ्रेंड विल बी देयर, फिक्शनल होगा वो फ्यूचर में जीता है कि अगर मुझे ये चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। इज लाइक अ डिल्यूलू गर्ल थिंक्स कि उसे एक बिजनेसमैन चाहिए, तो अगर उसे एक बिजनेसमैन एज अ बॉयफ्रेंड चाहिए, तो शी आल्सो हैव टू मेक श्योर कि वो भी बिजनेस में अच्छी हो, बिकॉज यू हैव टू बी कंपेटेबल विद हिम। तो दिस इज व्हाट कॉस्ट अकाउंटिंग इज। ये आगे के बारे में सोचता है, ये फ्यूचर कॉस्ट। आप जो काम कर रहे हो उसको इंकर करने के लिए क्या कॉस्ट लगेगी, incurring cost, budgeting what we say, दिस इज अ वर्क ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें नॉर्मली पता है, इनकम स्टेटमेंट आता है कि कितना कमाया, बैलेंस शीट होती है हमारी, क्या औकात है, मींस लाइक व्हाट इज योर वर्थ। ठीक है, एंड कैश फ्लो इज पैसा कहाँ से आया और कहाँ गया। ओके, ठीक है, तो दिस इज व्हाट अकाउंटिंग सिस्टम में ये नॉर्मली हम ये बात जानते थे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग समथिंग न्यू सब्जेक्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ही काम होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज लाइक एस्टिमेटिंग द कॉस्ट, कि आपके पहले क्या हुआ है, लाइक आप पहले से सोच रहे हो कि हाँ मैं अगर ये काम करने जाऊंगा या जाऊंगी तो इसके लिए मुझे कितनी कॉस्ट इंकर करनी पड़ेगी। एंड सेकेंडली उसको मैच करना, कि अगर मैंने सपोज किया, मैंने सोचा था कि हम 50K का, जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 50K का, उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा हमें, अगर हम वो 50K का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दिस इज वॉट समथिंग वी थॉट। बट हमें आगे जाके मालूम चला कि नहीं, यहाँ पे हमने कुछ ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, हमें 25K तक इन्वेस्ट करना चाहिए था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे मालूम चला कि जो 25 का जो प्लस है, ये हमारा ओवर एस्टिमेशन है। तो ये जो कंट्रोलिंग फाइनेंशियल, सॉरी, बीएसटी में पढ़ी होगी अपने बिजनेस स्टडीज में ड्यूरिंग 12th क्लास, कंट्रोलिंग होती है। तो कंट्रोलिंग के लिए हम एक फ्यूचर, सॉरी, हमारा प्लान एक क्या होता है उसे, एक गोल होता है, उसको अचीव करते हैं, तो गोल एंड रिजल्ट्स का जो कंपैरिजन होता है वो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से, क्योंकि आपके पहले से कोई एक प्लान होना चाहिए ना, यू शुड हैव सम वैल्यू जिससे आप कंपेयर करो अपने एंड रिजल्ट को। तो दैट इज व्हाट समथिंग कॉस्ट इज। मूविंग फॉरवर्ड, कॉस्ट अकाउंटिंग को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कॉस्ट अकाउंटिंग होती है इन्वेंट्री वैल्यूएशन, और दूसरा होता है मैनेजरियल डिसीजन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हैरी पॉटर का एग्जाम्पल ले, तो उसके लिए जैसे हॉगवर्ट्स का लेटर जाता है बच्चों को। गाइस एक मिनट, हाँ ठीक है, हॉगवर्ट्स का लेटर जाता है बच्चों को। ठीक है, तो बिफोर गिविंग दैट लेटर, हॉगवर्ट्स वालों को देखना रहता है कि क्या डेंजन एली में सप्लाई है बुक्स का, वॉन्ट्स का। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इन्वेंट्री वैल्यूएशन इज। हमारे देखा जाए तो प्रोडक्शन के लिए हमें देखना पड़ता है कि भाई रॉ मटेरियल कितना रखा है हमारे पास, वर्क इन प्रोग्रेस कितना है हमारे पास, फिनिश्ड गुड्स कितने हैं हमारे पास, हमें ये सब देखना रहता है। ठीक है, तो दिस इज वन पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल 50K का रखा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि हम हर साल 100K का मंगाते हैं, तो साल 50K का रखा है, तो दिस इज व्हाट वी हैव क्लोजिंग स्टॉक के जैसे।
एंड देन 50K का हमें परचेज करना होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट समथिंग इज। बाकी सेकंड आता है मैनेजरियल डिसीजन। तो मैनेजरियल डिसीजन क्या कहता है कि कैप्टन अमेरिका इज हेड ऑफ एवेंजर्स। हमने कैसे डिसाइड किया, हम एवेंजर्स के हेड कैसे बोल सकते हैं कैप्टन अमेरिका को? दिस इज समथिंग केम फ्रॉम मैनेजरियल डिसीजन कि भाई वो थोड़े बूढ़े बुजुर्ग इंसान है, शांत मन का है, तो लेट मेक हिम अ कैप्टन, ठीक है, काम नेचर है, ठीक है। सिविल वॉर का डिसीजन हुआ था, सिविल वॉर हुई थी, लाइक मार्वल फैन होंगे वो समझते हैं। तो सिविल वॉर में एक्चुअली क्या हुआ था, सम पीपल वर सेइंग, हाफ ऑफ द एवेंजर्स वर सेइंग कि हम एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी रहेंगे, सॉरी इंडिपेंडेंट क्या थी, कॉर्पोरेशन रहेंगे, और हाफ ऑफ देम वर सेइंग कि नहीं हमें गवर्नमेंट के साथ कोलैब कर लेना चाहिए। मींस लाइक गवर्नमेंट हमें बताएगी हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पे काम करना है या नहीं करना है। तो दिस काइंड ऑफ डिसीजन कि हमें एक इंडिपेंडेंट यूनिट होना है या नहीं रहना है इज कम्स अंडर मैनेजरियल डिसीजन। जस्ट अ मिनट गाइस। सॉरी, मैं एक्चुअली ना घर पे हूँ तो थोड़ा सा नॉइज वगैरह का इशू रहेगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो मैनेजरियल डिसीजंस में क्या होता है कि सपोज करो मेरा काम है, तो मेरे टू डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। टू डिपार्टमेंट्स है, एक प्रोडक्शन हो गया, एक सेलिंग हो गया। अब मुझे तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट खोलना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये मैनेजरियल डिसीजन के ऊपर आता है, ठीक है। हम इसमें बहुत सारे फैक्टर्स देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की कॉस्ट क्या होगी, क्या ये हमारे लिए रिजल्ट करेगा, क्या हमें इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, कि अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का डिपार्टमेंट अलग से खोलते हैं तो क्या एफिशिएंसी आएगी, क्या हमारा इंक्रीमेंट होगा रेवेन्यू में या नहीं होगा, या फिर जो हमारी कॉस्ट है वो रेवेन्यू से ज्यादा तो नहीं है या वो रेवेन्यू से कम तो नहीं है। तो दिस ऑल कम्स अंडर मैनेजरियल डिसीजन, ठीक है। ये कॉस्ट अकाउंटिंग है। दिस इज अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दिस इज कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। नाउ कॉस्ट क्लासिफिकेशन, कॉस्ट कितने प्रकार की होती है, कॉस्ट को चार डिवाइड्स में क्लासिफिकेट किया गया है। कॉस्ट चार प्रकार की नहीं होती है, उनके चार सब ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। इन ग्रुप्स के अंडर होगी टाइप्स ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो कॉस्ट को हम चार बेसिस पे देखते हैं। पहला होता है टाइम बेसिस पे, कि व्हेन विल द मनी स्पेंड, हमने कब या फिर हम कब मनी को स्पेंड करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल में देखा जाए तो जैसे हम कुछ मनी रख देते हैं फ्यूचर के लिए, फ्यूचर के लिए हम मनी रख देते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम्पल में अगर हम ले तो हाँ, जैसे अगर हम कंपनी बाद में चालू करेंगे, लाइक अभी हमारी सोल प्रोप्राइटरशिप चल रही है, ठीक है। हमने सोचा है कि हम जो कंपनी है वो बाद में चालू करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ना रजिस्ट्रेशन होता है, पीपल मोस्टली टेंड टू स्टॉप फॉर इट, मींस लाइक डिले इट, वो डिले कर देते हैं फॉर द फैक्ट कि आगे जाके कंपनी बनानी है हमें। सोल प्रोप्राइटर के लिए रजिस्ट्रेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं करते, क्योंकि बाद में उसको ट्रांसफरिंग इट टू कंपनी, इससे बेटर है कि हम डायरेक्ट कंपनी जैसे रजिस्टर करेंगे। तो दिस इज व्हाट यू विल डिसाइड कि फ्यूचर में ये मनी हम इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हो तो यू स्पेंड सम लमसम अमाउंट, ठीक है। और व्हेन वॉज मनी स्पेंड इज वेरी इजी। कोई आपने बिल्डिंग खरीद ली, ठीक है, तो ये आप स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस में करते हो, ठीक है। कि पैसे कब और कहाँ कब खर्च होने, अभी खर्च जो हो चुके हैं या फिर जो आगे आने वाले समय में खर्च होना है, दैट कम्स अंडर द टाइम। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या बात करता है कि अगर इस चीज की कॉस्ट चेंज होगी अगर हम इसे ज्यादा करेंगे। एग्जाम्पल लो, अगर हम प्रोड्यूस करते हैं क्लोथ्स, ठीक है। अब प्रोड्यूस करने के लिए, क्लोथ्स प्रोड्यूस करने के लिए दो चीज लगती है, एक लगती है मशीन, नॉर्मली हम सोचे कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। और मेरा माइक कौन है ना, या ओके सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। हमारी कैपिटल इंटेंसिव है सोचते हैं, तो हमें लगेगी मशीन और हमें लगेगा फैब्रिक, फैब्रिक एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है। अब इसमें एक चीज सोचो, अगर मुझे अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, अगर मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना है टू अ सर्टेन लिमिट, ठीक है, तो मुझे अपने फैब्रिक को इंक्रीज करना पड़ेगा। फैब्रिक इंक्रीज करेंगे तो उसकी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इंक्रीज होगी, ठीक है। बट मशीन, अब सपोज करो मैंने मशीन लगाई थी, जो मशीन प्रोड्यूस करती है 500 kg ऑफ फैब्रिक क्लोथ्स, ठीक है।
अभी हम जिस कैपेसिटी में, करंट कैपेसिटी है हमारी 250 केजी, ठीक है। अब मैं ये कैपेसिटी इंक्रीज करना चाहती हूँ टू 350 केजी, ठीक है। अब ये बताओ, मेरी मशीन की फुल कैपेसिटी है 500 केजी, ठीक है। अभी मैं उसे यूज कर रही हूँ 250 केजी पे, मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ, इंक्रीज करना चाहती हूँ 350 केजी में। क्या मुझे जरूरत है दूसरी मशीन खरीदने की? ऑब्वियसली नहीं, इसी मशीन से काम चल जाएगा। तो यहाँ पे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, बट हमारे मशीन की जो कॉस्ट है वो इंक्रीज नहीं होगी, ठीक है। बट अगर हमारी फैब्रिक है, फैब्रिक की कॉस्ट इंक्रीज होगी, क्योंकि फैब्रिक इज लाइक अ वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें प्रोडक्शन थोड़ा सा भी इंक्रीज करना है तो हमें फैब्रिक की अमाउंट इंक्रीज करनी पड़ेगी, बट मशीन की अमाउंट, मशीन की कॉस्ट हमारी इंक्रीज नहीं होगी। दैट वाज समथिंग कम्स अंडर वॉल्यूम। वॉल्यूम एक ही सवाल पूछता है कि अगर अगर मुझे किसी चीज का और ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो क्या मुझे उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज में ज्यादा कॉस्ट लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई चीज ज्यादा प्रोड्यूस करनी है हमें, तो हमें उसकी कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। ओके, गेट इट। बट द फैक्ट इज कि जरूरी नहीं है कि हर चीज की कॉस्ट बढ़े। कभी कभी किसी चीज की कॉस्ट बढ़ेगी, कभी कभी किसी की नहीं बढ़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो जनरली नहीं बढ़ती है, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होती है। फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। थर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग भी कॉस्ट को क्लासिफाई किया जाता है। उसमें हमारा ये सवाल होता है कि ये जो हमने कॉस्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है, मीन लाइक हम इसका यूज कर चुके हैं सक्सेसफुली, या फिर ये अभी भी स्टिल यूजफुल है। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? हम डेप्रिसिएशन, कोई पैसा आ तो जा तो कुछ नहीं रहा है, हम एक अजम्पशन बनाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। हम क्या अजम्पशन बनाते हैं कि भाई जब हम किसी चीज को लगातार यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। यही सोचकर हम अपनी मशीन से 10% 20% डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। अगर मैंने कोई मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की और मैंने सोचा उसमें 10% डेप्रिसिएशन लगाऊंगी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने ये अज्यूम किया कि जो 10,000 रुपए है ये हम यूज कर चुके हैं, ठीक है। बाकी का 90,000 हमारे लिए स्टिल यूजफुल है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट समथिंग कम्स अंडर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। हम इसमें पता लगाते हैं कि जितनी ये जो 10,000 की कॉस्ट है ये एक्सपायर हो चुकी है क्योंकि हम इसका यूज कर चुके हैं साल भर में, और जो स्टिल यूजफुल बची हुई है वो है बची 3,90,000 रुपए। ओके, क्लियर। उसके बाद आता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये होता है कि इफ वी वांट, इन लिखा हुआ है, इफ कर दें इसको, इफ वी वांट एक्स रिजल्ट व्हाट शुड बी डू, ठीक है। जरूरी नहीं है हर कंपनी प्रॉफिट कमाना चाहती हो। कुछ कंपनीज ये होती है कि भाई देखो अभी मैं नई नई आई हूँ, मुझे ये कंपनी में प्रॉफिट नहीं कमाना है, मुझे अपनी ब्रांड वैल्यू वो करनी है, जमानी है। आई वॉन्ट माई ब्रांड टू फ्लरिश। मैं एक सस्टेनेबल थॉट के साथ आया हूँ या आई हूँ मार्केट में, मुझे लॉन्ग टर्म खेलना है। तो ऐसी कंपनी क्या करेगी, ये वाली कंपनीज क्या करती है कि ये कहती है कि भाई देखो मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए, ये रखती है अपना प्रॉफिट कम, ठीक है। मार्केट एक्यूसेशन में ये ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। दे पुट मोर एफर्ट ऑन मार्केट एक्यूसेशन, ठीक है। तो दिस इज व्हाट कम्स अंडर डिसीजन मेकिंग। अगर मुझे मार्केट एक्यूसेशन ज्यादा चाहिए तो ऑब्वियसली मुझे सेलिंग से ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे काम करना चाहिए ताकि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन फ्लरिश करे। ओके, हमें अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट कम करने से ज्यादा हमें इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमारा ब्रांड सबसे ज्यादा मार्केट में विजिबल कैसे हो। ये सारे डिसीजन मेकिंग जो होती है कॉस्ट के बेसिस पे, वो होती है डिसीजन मेकिंग फैक्टर के अंडर। दिस इज ऑल कॉस्ट क्लासिफिकेशन इज। यहाँ तक कोई डाउट है ऊपर वाले में जो हमने समझा, या फिर अभी तक जहाँ तक आए हैं हम? अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप दे दो, और अगर डाउट है तो प्लीज माइक ओपन करके बताओ। तो आई विल टेक इट, नो डाउट, ठीक है। अब सेकंड आता है, अब ये जो हमने चार क्लासिफिकेशन पढ़े इनके अंडर टाइप्स ऑफ कॉस्ट होती है तो हम उन्हें जान रहे हैं, ठीक है। तो टाइम, टाइम क्या कहता है, कब और लाइक ये टाइप ऑफ कॉस्ट कब इनकर हुई, या ये पास्ट में हो चुकी है, क्या ये फ्यूचर में होगी, या ये फिर ये अभी हो रही है। तो इसमें तीन प्रकार होते हैं। इसमें होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक होता है रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और एक होता है बजट कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होता है, पैसा तुम दे चुके हो, नो लाइक नो चेंजेस यू कैन मेक। अब आपके हाथ से गाड़ी आगे बढ़ चुकी है, आप उसका पैसा दे चुके हो। जैसे हैरी पॉटर में रॉन के पास स्क्रैबर्स था, तो स्क्रैबर्स क्या था, वो धोखेबाज था, वो एक इंसान था, पीटर पेटिग्रू था वो। तो रॉन इसके पैसे नहीं निकाल सकता, क्यों? क्योंकि वो खरीद चुका था स्क्रैबर्स को। अब स्क्रैबर्स इंसान निकल गया और वो भाग गया, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ दुकानदार।
शॉपर, ठीक है। शॉपर की ये प्रॉब्लम नहीं है, उसे पैसे मिल चुके हैं, रॉन के ऊपर ये कॉस्ट इनकर हो चुकी है, वो इस चीज का अब कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दिस इज व्हाट हिस्टोरिकल कॉस्ट इज, विच इज ऑलरेडी बीन पेड एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब वो आपने पे कर दिए, तो मोर यू कैन डू, एदर यू कैन ट्रीट इट एज लाइक योर लॉस, और अगर आपके पास वो चीज है तो आप उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होती है कि आप कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं टू रिप्लेस दी ओल्ड थिंग विथ अ न्यू थिंग, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। पुरानी चीज को बदलकर नया चीज लाना इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट कॉस्ट। जैसे रॉन ने फिर नया पेट खरीदा था जिसका नाम था पिगी, दैट वाज लाइक अ स्क्वारल टाइप थिंग, तो वो एक पिगी उसने खरीदा था, दैट वाज अ रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही पेड बिकॉज द अमाउंट ही पेड फॉर गेटिंग द परचेजिंग द पिगी, ठीक है। बजटेड कॉस्ट यानी कि एक्सपेक्टेड कॉस्ट इन फ्यूचर, जो आपको एक्सपेक्टेड कॉस्ट है जो फ्यूचर में आपको इनकर होगी, अगर उसका फिर से पिगी अब थोड़ा उसका क्या व्हाट वी से पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था स्क्रैबर्स के साथ, तो ऐसा भी हो सकता है कि पिगी डाइज और ही आल्सो बिट्रेड हिम, और तो फिर उसे एक नया पेट खरीदना पड़े, तो वो एक फ्यूचर के लिए अजम्पशन बना के चल रहा है कि हाँ भाई अगर फ्यूचर में भी पेट खरीदूंगा तो भी 3-4 हजार का मुझे वहां पे खर्चा होगा। अब हम इसे अपने रियल लाइफ में एक्सप्लेन करें तो मीन्स लाइक दिस इज माय फोन, ठीक है, तो दिस इज माय फोन, दिस इज आई हैव ऑलरेडी परचेज, तो ये इसकी परचेज वैल्यू इज व्हाट हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। बट अब मैं ये मेरा फोन है, मीन्स लाइक ये S23 है, मैं इसको बदल के लेना चाहती हूँ S24, तो मुझे बोला गया कि S23 को आप S24 में बदलोगे तो व्हाट हैपेंस, आपको 15 हजार का एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, बाकी आपका मोबाइल एक्सचेंज की वजह से आपको वही सेम अमाउंट में, सॉरी S23 आप जो दे रहे हो ये रिप्लेसमेंट की वजह से यू ओनली हैव टू पे 15K, ठीक है। दिस 15K इज योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बट मेरे को ये मालूम है कि अब आगे जाके S25 भी आने वाला है, ठीक है, तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू परचेज इट इन फ्यूचर आफ्टर एन ईयर, तो दैट इज व्हाट बजटेड कॉस्ट इज, ठीक है। क्लियर गाइस, क्लियर, ओके, ठीक है। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम में होते हैं 4 प्रकार के कॉस्ट। वन इज, प्रणव, डू यू हैव एनी क्वेश्चन, लाइक योर हैंड इज रेज्ड? ओके, ठीक। वॉल्यूम में आता है, लाइक वॉल्यूम Just a बात minute, करते हैं। Jayashree. ओके, Uh, can you just move to the last slide? या You said replacement costs will be 15K if I replace the old phone with the new phone. But just या in case I am buying something new to meet the same purpose, which my old thing was maybe not able to fulfill, but I am not like I am having to pay full value for it. So what the full value of that product is going to be the replacement cost? नो, एक कॉन्सेप्ट होता है अकाउंटिंग में विच इज हिस्टोरिकल कॉस्ट, ठीक है। इफ यू आर गोइंग टू परचेज S24, आप S23 नहीं दे रहे, ठीक है, या फिर आप S23 दे भी रहे हो एंड सैमसंग वाले इज लाइक कि नहीं हम इसके आपको कोई पैसे नहीं देंगे, तो देन वॉट एवर अमाउंट यू आर पेइंग, इफ देन यू आर पेइंग 50K, देन स्टिल दैट्स योर रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ओके। मींस लाइक वॉट एवर अमाउंट यू पे इज द योर कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट, नो मैटर कि अब आप S23 के देने की वजह से आपको कुछ पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, ओके। So if you are getting the value for the S23 and then you are getting the 15K paid, then 15K will be your replacement cost. Otherwise, if you are paying 50K totally and getting nothing for the S23, then this will be your replacement cost. आप जिस भी अमाउंट को पे करके सामान खरीद रहे हो, that will be your replacement cost. Okay, got it. Thank you so much. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी वॉल्यूम। वॉल्यूम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, मिक्स्ड कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट, या ओके, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट क्या कहता है, वेरिएबल कॉस्ट ये कहता है यू इंक्रीज द प्रोडक्शन, आई विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। जैसे कि वेजेस, वेजेस क्या होता है, वेजेस यू प्रोवाइड टू वर्कर्स। अब वर्कर्स क्या होते हैं, दिहाड़ी समझते हो, मजदूर, वी ऑल हैव सीन पुष्पा, ठीक है, तो पुष्पा में क्या होता है कि ही गेट्स अ दिहाड़ी, व्हाट दिहाड़ी इज, यू आर गेटिंग पेड पर डे, ओके। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज आगे जाके जब हम कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करेंगे ना, तो देयर कम्स अ क्वेश्चन कि सैलरी और वेजेस आर द सेम टाइप ऑफ थिंग, व्हाई वी टेक वन डायरेक्ट एंड व्हाई टेक वन वी टेक इनडायरेक्ट, तो इसको समझने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग राइट नाउ। तो उसमें क्या है, दिहाड़ी होती है, तो इफ दे वांट के ज्यादा चंदन का एक्सपोर्ट हो या चंदन एक्सट्रैक्ट हो, चंदन की लकड़ी एक्सट्रैक्ट हो, तो व्हाट दे विल वांटिंग, दे विल बी इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स, और अगर आप वर्कर्स को इंक्रीज करोगे
तो वेजेस भी इंक्रीज होंगी। कूल, ठीक है। तो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, योर वेरिएबल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वेरिएबल कॉस्ट इज। जैसे ही आपका प्रोडक्शन बढ़ता है वैसे वैसे आपकी कॉस्ट बढ़ती है। व्हाट इज फिक्स्ड कॉस्ट इज? फिक्स्ड कॉस्ट इज इट इज स्टेज सेम फॉर अ स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग, जो हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का आप जो शॉर्ट टर्म होता है ना, शॉर्ट टर्म हैज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। लॉन्ग टर्म में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, क्योंकि अगर सपोज करो मुझे एक ऑर्डर मिला है, ठीक है, मुझे एक ऑर्डर मिला है, सिंगल ऑर्डर है, मैं एक बहुत छोटी कंपनी हूँ, मुझे एक ऑर्डर मिला है 3,000 शूज का, ठीक है, जो मुझे कंप्लीट करना है 3 मंथ्स में, ठीक है। मुझे एक सिंगल ऑर्डर अभी मिला है, मेरी नई नई कंपनी चालू हुई है, मुझे पता है मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी है 500 शूज पर मंथ, ठीक है। मैं ये ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ अपनी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी में, ठीक है, क्योंकि मेरे पास वर्कर्स कम है और मशीन कम है, ठीक है। एक चांस, बाय चांस मैं ऐसा सोच सकती हूँ कि चलो ठीक है, मैं वर्कर्स अपने इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, वर्कर मैं इंक्रीज कर देती हूँ, तो मैं पहुंच जाती हूँ इस कैपेसिटी में 1,000 शूज पर मंथ, ठीक है। तो अब ये मैं अचीव कर लूंगी, करेक्ट। बट अगर यही 3,000 की जगह वो ऑर्डर होता 5,000 का, तो वर्कर्स इंक्रीज करने के बाद भी मैं ये नहीं अचीव कर पाती, और मैं अपना दिमाग लगाती कि भाई सिंपल सी चीज है, ये मशीन क्यों बनाऊं मैं अभी, फॉर जस्ट फॉर वन ऑर्डर व्हाई आई इंक्रीज द वन ऑर्डर, व्हाई आई इंक्रीज द मशीन, क्योंकि मशीन इज समथिंग लॉन्ग टर्म। मैं अभी मशीन में 5 लाख लगा दूं, ठीक है, वो 5,000 के ऑर्डर से मुझे 1 लाख का प्रॉफिट होना है, डजंट मेक सेंस, ओके। बट अगर यहीं पे ये सवाल होता 5 साल बाद में, ठीक है, 5 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिलता मुझे, कि आपको 5 इयर्स तक मुझे 5,000 शूज प्रोवाइड करने हैं इन 3 मंथ्स, इन ईच 3 मंथ्स, ठीक है, मैं यहाँ पे अपने यहाँ मशीन लगवा लेती, क्योंकि फिर मशीन लगवाने से होता है ये 1 लाख का प्रॉफिट 5 साल में इंटू 5 हो जाता, 5 लाख हो जाता, मेरी मशीन की कॉस्ट निकल आती, ठीक है। तो इन द लॉन्ग टर्म देयर इज अ नो टर्म कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, सब कुछ वेरिएबल है। इन अ साइकोलॉजिकल वे हम कहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ चीजें वेरिएबल्स हैं, जिस लाइक पीपल कमिंग पीपल गोइंग, दैट इज अ वेरिएबल। बट इन अ लॉन्गर टर्म, इन अ फेस ऑफ द यूनिवर्स देखा जाए, तो हमारी लाइफ तो कुछ डिपेंड ही नहीं करती है, वी आर जस्ट लाइक दैट स्मॉल मॉस्किटो और अ बैक्टीरिया, क्योंकि दैट इज अ वेरी माइन्यूट थिंग, जो हमारे लिए इतनी बड़ी चीज हो रही है इन अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, दैट इज वेरी माइन्यूट थिंग। तो जो लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म में देयर इज नथिंग कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट, लॉन्ग टर्म में वेरिएबल कॉस्ट होती है, क्योंकि आप जो बाकी चीजें हैं उनको भी एक लिमिट के बाद बढ़ा सकते हो, बट हम इसे शॉर्ट टर्म के रूप पे देख रहे हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, सॉरी, ओके। शॉर्ट टर्म में हम अगर किसी चीज को देख रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक के टाइम तक आप उस चीज को नहीं बढ़ाते, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे वो कर रहे थे, चंदन का एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो फॉर अ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, आप किसी भी गोडाउन का, आप कोई नया गोडाउन नहीं लोगे, आपका प्रोडक्शन अगर 500 से 750 होता है फॉर अ टाइम भी, इवन आपका प्रोडक्शन अगर 500 से 1,000 भी होता है फॉर अ टाइम भी, तो आप कहीं से रेंट पे फिर से कोई दूसरा ले लोगे फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, पर आप एक नई जगह नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो दैट इज व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती नहीं है। जब आपके प्रोडक्शन में एकदम बहुत हाइप आता है फॉर अ लॉन्गर टर्म, तब फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ती है, पर अगर छोटा मोटा चेंजेस आता है तो फिक्स्ड कॉस्ट नहीं बढ़ती, ठीक है। दैट इज व्हाट फिक्स्ड कॉस्ट इज। मिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है? मिक्स्ड कॉस्ट इज लाइक कि नहीं, आई एम लाइक हाइब्रिड पर्सन, मैं थोड़ा सा वेरिएबल भी हूँ, मैं थोड़ा सा फिक्स्ड भी हूँ। दिस इज लाइक कंफ्यूज पर्सन, या फिर वो दोनों को चाहता है, तो कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा सा वेरिएबल भी हूँ, थोड़ा सा फिक्स्ड भी हूँ। दैट इज व्हाट सैलरी इज। सैलरी में क्या होता है, नॉर्मली सैलरीज कैसे होती है कि यू हैव अ फिक्स सैलरी ऑफ सम अमाउंट, लेट्स से 80,000, एंड देन रेस्ट ऑफ द वेरिएबल बोनस जो कहते हैं, बोनस होता है बेस्ड ऑन 10% ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मिक्स्ड कॉस्ट इज, कि जैसे हमने अपने मैनेजर को बोला कि देखो तुम्हारा फिक्स है कि 15,000 तुम्हारी हर महीने की सैलरी है, बट अगर तुम 1 लाख से ज्यादा सेल करते हो तो हम उसमें तुम्हें 5% कमीशन दे देंगे, तुम 2 लाख से ऊपर सेल करते हो तो हम तुम्हें 10% कमीशन दे देंगे। तो दिस इज व्हाट मिक्स्ड कॉस्ट इज, जहां पे आप थोड़ा सा फिक्स्ड कॉस्ट ले रहे हो, जैसे कि ये सैलरी फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है, और थोड़ा सा वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हो, दैट इज अ बोनस,
जो आपके प्रोडक्शन सेल्स वगैरह जो भी आपने पैरामीटर रखा है उसके साथ इंक्रीज होगा। ठीक है, फिर आता है स्टेप कॉस्ट। एक मिनट में मैं ही हटा रही हूँ, फिर मैं लगा दूँ। ठीक है, तो स्टेप कॉस्ट इज स्टे सेम टिल अ लिमिट बट देन जंप्स। ठीक है, इट इज लाइक स्टेडी। ठीक है, सपोज करो दिस इज अ ग्राफ, तुम्हारा प्रोडक्शन धीरे 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 ऐसे 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 करके बढ़ रहा है। ओके, बट व्हाट इज हैपनिंग हियर, तुम्हारी जो स्टेप कॉस्ट है वो ये थी। ठीक है, तो इट इज स्टे स्टेडी फॉर अ व्हाइल देन इट जंप्स लाइक दिस। ठीक है, तो टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वाज हैपनिंग, हमारा प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो रहा था, बट हमारे प्रोडक्शन इंक्रीज होने के साथ हमारी जो स्टेप कॉस्ट है, प्रोडक्शन वाज इंक्रीजिंग बट स्टेप कॉस्ट वाज स्टैग्नेंट। लेकिन फिर हमने देखा कि थोड़ा ग्राफ सही नहीं बना, एक मिनट। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि हमारा प्रोडक्शन स्टिल इंक्रीज हो रहा है बट हमारी स्टेप कॉस्ट इतनी इंक्रीज हो गई है कि वो हमारे प्रोडक्शन की इंक्रीजिंग रेट को भी सक्सीड कर गई। ओके, ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जैसे सपोज करो एग्जीक्यूटिव, हमने एग्जांपल लिया एग्जीक्यूटिव की सैलरी का। तो एग्जीक्यूटिव सैलरी में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इज अ हाई लेवल पर्सन, आप इसको बहुत पे करते हैं, लाइक 12 LPA की जॉब है इसकी। ठीक है, तो एक सर्टेन लेवल तक जब आपके 2 डिपार्टमेंट्स थे तब तक आप एक एग्जीक्यूटिव से काम चला रहे थे, आपके 3 डिपार्टमेंट्स हुए तब भी आप एक एग्जीक्यूटिव से चला रहे थे, बट देन यू गॉट 4 डिपार्टमेंट्स, no way you can means like one executive can see at 4 places efficiently and effectively, आपको एक और एग्जीक्यूटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, अब now you want second executive। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटिव इज लाइक कि भाई मैं ना MBA करके आया हूँ IMB से। ठीक है, नो मैटर तुम मुझसे एक डिपार्टमेंट दिखाओ, 2 डिपार्टमेंट दिखाओ, 3 दिखाओ, मेरी सैलरी तो होगी 12 लाख। ठीक है, सो यहाँ पे कितना एकदम से सर्च आ गया, पहले हम 12 लाख पे चल रहे थे, फर्स्टली आर एक्सपेंस फॉर द एग्जीक्यूटिव वाज 12 LPA, एंड देन सडनली आफ्टर अ सच लाइक ये चला है फॉर 3 इयर्स, मान लेते हैं फॉर 3 इयर्स इट वाज सेम, हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था बट दैट सैलरी रिमेन द सेम, बट फॉर द 4th year it directly jumped to 24 LPA, that is double। ठीक है, एकदम से ही डबल होना, इट इज कॉल्ड स्टेप कॉस्ट। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया? वॉल्यूम में वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट एंड स्टेप कॉस्ट। ओके, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कितने कॉस्ट होती है। ठीक है, तो पहली होती है एक्सपायर्ड कॉस्ट, जो हमने ऑलरेडी यूज कर ली है, दैट इज एग्जांपल ऑफ डेप्रिसिएशन, हमने समझा। ठीक है, दूसरी होती है अनएक्सपायर्ड कॉस्ट, उसकी स्टिल वैल्यू है, हमने अभी निकाला था 1 लाख की मशीन है, हम मान रहे हैं उसमें डेप्रिसिएशन 10%। ठीक है, तो ये 10,000 है, दैट इज आर एक्सपायर्ड कॉस्ट। अनएक्सपायर्ड कॉस्ट जितनी वैल्यू बची एक्सपायर करने के बाद, दैट इज 90,000, दैट इज आर अनएक्सपायर्ड कॉस्ट। तीसरी होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट कॉस्ट जो प्रोडक्शन के साथ जाती है, दैट डिपेंड्स ओवर द प्रोडक्शन, मेन प्रोडक्शन। ठीक है, कि आप जितना प्रोडक्ट करोगे, अगर आप 500 यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, ठीक है, तो दैट डिपेंड्स ओवर, दैट कॉस्ट डिपेंड, प्रोडक्ट कॉस्ट डिपेंड ओवर इट। अगर आप 1000 प्रोड्यूस करोगे तो स्टिल दैट डिपेंड्स ओवर द प्रोडक्ट कॉस्ट, जो आपके प्रोडक्शन के साथ इंक्रीज हो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट कॉस्ट। फोर्थ होती है पीरियड कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट इज लाइक फॉर अ टाइम स्पेन ऑफ अ टाइम, इलेक्ट्रिसिटी। अब भाई सिंपल सी चीज है, आप ना एक काम करो, सिंपल सा, एक दिन में 1000 प्रोडक्ट्स बना लो। ठीक है, तो भी आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है सेम आएगा। वी आर सपोजिंग कि यहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव है। ठीक है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी ले लेते, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। ठीक है, दैट इज समथिंग वर्कफोर्स इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, आप एक काम करो, एक प्रोडक्ट, एक वर्कर 10 प्रोडक्ट्स बना सकता है, तो आप कहीं से ले आओ 100 वर्कर्स और एक ही दिन में काम करा लो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उतनी लगेगी। या फिर आप एक वर्कर रख लो और 10 दिन तक उससे काम कराओ,
तो यहाँ पे क्या है, दैट इलेक्ट्रिसिटी दैट पीरियड कॉस्ट डिपेंड्स ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम। तुम अगर काम को एक दिन में कर लेते हो, वेल एंड गुड, कम कॉस्ट लगेगी। तुम उसी काम को 10 दिन में करो, वेल एंड गुड, ज्यादा कॉस्ट लगेगी। द कॉस्ट दैट डिपेंड्स ऑन द पीरियड ऑफ टाइम। हमें नहीं फर्क पड़ता फिर, अब तुम एक दिन में 1000 प्रोडक्ट्स बनाओ या फिर तुम 10 दिन में 2 प्रोडक्ट्स बनाओ, हमारी इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी इज टर्न ऑन, लाइट चालू है, तो उसके पैसे देना है। गिव द मनी फॉर दैट पीरियड, ओके, दैट इज व्हाट पीरियड कॉस्ट इज। रेंट का भी एग्जांपल ले सकते हो आप, कि आपने एक जगह रेंट की है, यू हैव रेंटेड अ वेन्यू, जहां पे आप सेमिनार कर रहे हो, आपका पर्सनली टारगेट हो सकता है 1000 कस्टमर्स, ठीक है, 1000 अटेंडीज, ठीक है। वेन्यू वाले ने तो बोल दिया, देखो भाई हमें नहीं है कि आपके 1000 अटेंडीज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मुझे तो ये बताओ तुम्हें कितने दिन के लिए चाहिए। तुम्हारे 1000 अटेंडीज एक दिन के लिए हो जाए, इट इज गुड फॉर यू। अगर 10 दिन में हो रहे हैं तो दैट इज गुड फॉर यू। अगर तुम एक दिन यूज करोगे तो मुझे एक दिन के हिसाब से पैसा देना, एक्सपेंस एक दिन का लूंगा मैं। अगर 10 दिन यूज करोगे तो मैं 10 दिन का एक्सपेंस लूंगा। तो दैट इज व्हाट पीरियड कॉस्ट इज, ठीक है। फिर होती है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में 2 प्रकार की कॉस्ट होती है। डिसीजन मेकिंग में एक होती है रेलेवेंट कॉस्ट और एक होती है संक कॉस्ट, ठीक है। अब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट दैट चेंजेस डिपेंडिंग ऑन द डिसीजन। हम जो भी डिसीजन लेंगे उसके अकॉर्डिंग वो कॉस्ट चेंज हो जाएगी, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं कि हम पहले सोच रहे थे कि ये जो हमारी मूवी है XYZ मूवी बना रहे हैं हम, ठीक है, उसमें एक्शन चाहिए, तो हम सोच रहे थे एक्शन के लिए तो अक्षय को हम कर लेते हैं, ठीक है, हायर। बट देन वी थॉट कि नहीं यार, एक्शन के साथ थोड़ा सा ना रोमांस भी होगा, तो हमने सोचा एक्शन और रोमांस अभी कौन कर रहा है, तो एक्शन और रोमांस SRK कर रहा है। तो दिस इज व्हाट रेलेवेंट कॉस्ट। अब यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट क्या सही, क्योंकि रिलेटिवली अक्षय विल चार्ज लेसर अमाउंट, माइट बी 80 लाख, ठीक है। SRK विल चार्ज लार्जर अमाउंट, माइट बी 1 CR, ठीक है। तो जो हमारे डिसीजंस की वजह से कॉस्ट में चेंज आता है, दिस चेंज ऑफ 20 लाख इन आवर कॉस्ट ड्यू टू द डिसीजन इज कॉल्ड रेलिवेंट कॉस्ट। और एक होती है संक कॉस्ट। संक कॉस्ट इज लाइक द हिस्टोरिकल कॉस्ट। काम हो चुका है, तुमने पैसे लगा दिए, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। आपने अजय देवगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है, अब तो चाहे भैया एक्शन हो, रोमांस हो, डांस हो, कॉमेडी हो, फर्क ही नहीं पड़ता। तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कराए हो उस एक्टर के साथ, अब ऐसा तो करो कि नहीं कि अरे अजय सर वो थोड़ा सा ही हो गया ना, वो नहीं मानेगा ना भाई कि तुम क्या कहना चाहते हो, मुझसे एक्शन नहीं होगा, कि मुझसे कॉमेडी नहीं होगी, चलो डांस तो नहीं होता है बट स्टिल, ठीक है। तो वो बंदा वहां पे कहेगा कि ये नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है तो बात खत्म। तो सम कॉस्ट इज समथिंग यू हैव स्पेंड ऑलरेडी ओवर द थिंग, एंड रेलिवेंट कॉस्ट इज जो आपके डिसीजन के साथ चेंज होती है, ठीक है। दिस वॉज ऑल द कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने देखा कॉस्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, वॉल्यूम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डिसीजन मेकिंग। यहां तक किसी को डाउट? ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब आता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज लाइक डायरेक्ट कॉस्ट। यहां से समझो, क्योंकि दिस वॉज ऑल थ्योरी। थ्योरी मैनेजमेंट अकाउंट में वैसे अकॉर्डिंग टू वी से आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पेपर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, थ्योरी आती है, बट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ कहानी अब यहाँ से चालू होती है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी विल बी डूइंग। कॉस्ट शीट का क्वेश्चन करेंगे अभी हम, तो यहाँ से हमें समझना रहेगा कि डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, प्राइम कॉस्ट क्या होती है, एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है। तो जब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो मेजरली 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। तो डायरेक्ट क्या होता है, जो डायरेक्टली वो कर रही होगी, क्या अफेक्ट कर रही होगी हमारे कॉस्ट को। उसमें 2 आता है, एक आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और एक आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड डायरेक्टली जो हमें लगता है, जैसे कि सपोज करो हम एक फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म बना रहे हैं उसमें डायरेक्ट रॉ मटेरियल क्या लगेगा, हमें प्रॉप्स लगेंगे। जैसे हम अगर हैरी पॉटर की शूटिंग कर रहे हैं तो हमें हॉगवर्ट्स के सारे प्रॉप्स लगेंगे, क्लोथ्स लगेंगे, वॉन्ड्स लगेंगे, वॉट एवर दैट थिंग, हमें वो सब लगेगा, ठीक है। तो दिस इज डायरेक्ट, क्योंकि ये मूवी में जाके दिखना है। These are the things that are going to be actually be shown in the movie. These are the things that is going to give us the experience कि हाँ हम भी हॉगवर्ट्स में बैठे हुए हैं. This is the something which is going to bring money. What separates Harry Potter from other movies? That the imagination that you put in the actions. ठीक है, जेके रोलिंग ने इमेजिन किया, बहुत अच्छी बात है, बट टू मेक इट लुक रियल is the something which you do from your props, clothes and wands. आप उस कार का environment बनाते हो, तो that is direct material cost, ठीक है। direct level cost, people who are directly helping in making, ठीक है। जैसे कि मोस्टली वर्किंग में क्या होता है, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में वर्कर्स,
वर्कर्स आर अर्बन, वो मशीन चला रहे हैं। अगर मेरे यहाँ कोई मेरी ऑयल मैन्युफैक्चरिंग की अगर यूनिट है, ठीक है, तो मेरा डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा? माय डायरेक्ट मटेरियल इज जो भी ग्रेन्स जिसका मैं ऑयल बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड, ठीक है। हमारा डायरेक्ट लेबर कौन होगा? द पर्सन हु इज ऑपरेटिंग द मशीन। कि बाकी की चीज तो बाद में है, कि हाँ भाई मैं सप्लाई कर रही हूँ या फिर मैंने एक मैनेजर रखा है टू असेस, ये चीजें तो तब होगी ना जब मेरे पास ऑयल होगा। एंड ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रेन्स एंड मस्टर्ड, ठीक है। ग्रेन्स है मेरे पास, चलो मान लिया। ग्रेन्स का क्या कर लूंगी मैं? कोई और भी तो होना चाहिए, पर्सन हु इज ऑपरेटिंग दी मशीन, जो मशीन में ये सामान डाले और उसका ऑयल प्रोड्यूस करे। या फिर देयर आर टू वेज ऑफ मेकिंग, वन इज लेबर इंटेंसिव एंड वन इज कैपिटल इंटेंसिव अगेन, ठीक है। तो वो पर्सन कोई ना कोई ऑपरेट करने के लिए तो होना चाहिए। मेरे पास ग्रेन्स है तो मैं डायरेक्ट ग्रेन मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडर्स हुई ना ग्रेन्स की। अगर मेरी एक ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो व्हाट इज मेकिंग, व्हाट इज द कोर एसेंस ऑफ दैट ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट? फर्स्टली द रॉ मटेरियल जिससे मैं फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करूंगी, एंड सेकेंडली द पर्सन हु इज एक्चुअली कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड। सप्लाई पैकेजिंग ये बाद में आएगी। अगर ऑयल ना हो तो मैं क्या सप्लाई करूंगी, क्या पैकेज करूंगी, ठीक है। तो यस देयर इज डायरेक्ट लेबर कम, ठीक है। वो अगर हम वापस हॉगवर्ट्स वाले एग्जांपल पे जाएं, तो दैट एक्टर एंड द स्टंटमैन जो हमें एक्चुअल स्क्रीन में दिख रहे हैं, अगर मूवी में एक्टर्स ही ना हो तो व्हाई आर वी गोइंग टू सी दैट मूवी? सिर्फ प्रॉप्स रखे हुए, दैट इज आल्सो ऑफ नो यूज, ठीक है। एंड सिर्फ एक्टर्स हैं, प्रॉप्स नहीं है, दैट इज आल्सो ऑफ नो यूज। बहुत रेयरली होता है कि हम कोई चीज ऐसी देखें जिसमें सिर्फ ह्यूमंस वी आर सीइंग एंड देयर इज नो अदर प्रॉप्स देयर, इंगेजिंग नहीं होता है, ओके। So this is what direct material cost and direct labor cost. Examples material cost के raw material होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल से रिलेटेड जितने भी सारे कॉस्ट होते हैं, जैसे कि एक होता है कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट्स इज कॉल्ड, आपने रॉ मटेरियल बाय चांस एग्जांपल लो कि मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैंने नहीं, गुड़गांव तो पास में हो गया, कहीं दूर से मंगाते हैं। मैंने ज्यादा दूर भी नहीं जाना है, उड़ीसा से मंगाया, ठीक है। मैंने उड़ीसा से रॉ मटेरियल मंगाया, ठीक है। तो दैट इज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दैट कम्स अंडर द डायरेक्ट कॉस्ट। ये आता है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट वो हो गई, बट दिस इज आल्सो टाइप ऑफ कॉस्ट दैट कम्स अंडर द डायरेक्ट कॉस्ट, जो इन दोनों में क्लासिफाई नहीं होती है, बट दैट इज इंपॉर्टेंट। जितनी भी सारी कॉस्ट रिलेटेड होती है डायरेक्ट मटेरियल से या डायरेक्ट लेबर से, वो सारी कॉस्ट आती है डायरेक्ट कॉस्ट के अंदर। क्योंकि अगर वो माल उड़ीसा से दिल्ली ट्रांसपोर्ट ही ना हो तो क्या ये मैंने वहां पे खरीद के, तो वहां वो खरीद के रखा हुआ है, यहाँ मेरे वर्कर्स बैठे हुए हैं, no use. So that transportation cost is also necessary, that is also a prime cost, so that comes under the direct cost. Direct labor में हमारी आ जाती है wages, ठीक है, this comes under it, okay. Indirect cost, indirect cost होती है चार प्रकार की: प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। Jayashree, 1 minute. यस, I was leaving to recording off kal rehna. Okay. ओके ओके, Okay, and guys, I will try to upload the recording as soon as possible. But if you are not in the Learning Lab community, do join our community so you can get the recording first. Okay, thank you guys. ठीक है। सो प्रोडक्शन ओवरहेड होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होता है, देयर विल बी अ लिंक फॉर इट, I will share the link at the end. It's like मैं what to say, कमेंट्स में उसकी लिंक शेयर कर दूंगी, तो यू कैन ज्वाइन फ्रॉम देयर, ओके, ठीक है। एंड एक चौथा होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? प्रोडक्शन ओवरहेड के प्रोड्यूस करने में जो लगता है, ठीक है। जैसे प्रोडक्शन ओवरहेड में रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, पावर हो गया। एक और डिफरेंस होता है, पावर इज अ डायरेक्ट कॉस्ट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एन इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट इज जस्ट अ लाइक कि जैसे वेजेस हमारी डायरेक्ट होती हैं और सैलरी हमारी इनडायरेक्ट होती है,
वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी और पावर होती है। लाइक ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि पावर इज लाइक अ हैवियर टर्म। पावर जनरली यूज होता है मशीन्स के लिए, दैट्स व्हाई हम सोचते हैं कि मशीन्स कहाँ होती है, मशीन होती है प्राइमरी स्टेज पे, प्राइमरी स्टेज जहाँ पे आपका काम हो रहा है, दैट इज अ प्रोडक्शन, दैट इज व्हाई वी टेक इट डायरेक्ट कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, छोटी मोटी, मतलब ये लाइट वगैरह चल रही है। मोस्टली इंपॉर्टेंट क्या होती, कहाँ होती है इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन द मैनेजर इज वर्किंग, व्हेन द ग्रुप ऑफ सैलरीज योर एम्प्लॉयज आर वर्किंग। एम्प्लॉयज कहाँ काम करते हैं, एम्प्लॉयज को सैलरी मिलती है, तो समथिंग रिलेटेड टू एम्प्लॉयज, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड में ही आ जाता है, रेंट आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाता है, पावर आ जाता है। ठीक है, वाटर सप्लाई वगैरह भी इसी में आ जाता है। ठीक है, एंड देन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की यानी कि टू मेंटेन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के लिए जो आपको लग रहा है, टू मेंटेन द मैनेजमेंट। अगर हम वही मूवी का एग्जांपल है, तो प्रोडक्शन हेड में हमारा लाइट्स कैमरा स्पॉट हो गया, स्पॉट डाला हो गया। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में हमारे डायरेक्टर, मैनेजर्स, फाइनेंस टीम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में हमारे जनरली वे में भी यही लोग आते हैं, मैनेजर्स होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, फाइनेंस टीम होती है, टू जस्ट मेक कि सारा सब काम स्मूथली हो, प्रोडक्शन अच्छे से चले, हमारा सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से चले, तो जस्ट टू मेक द वर्क गो स्मूथली वी हैव द एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। फिर आता है सेलिंग ओवरहेड। कंपनी के बेसिस में, सॉरी फिल्म के बेसिस में देखा जाए तो प्रमोशन, ट्रेलर्स एंड टीजर्स होता है। बाकी ऐसे सेलिंग देखा जाए तो पब्लिसिटी हम करते हैं, कैंपेन देते हैं। ठीक है, प्रोडक्शन का। ठीक है, एंड दैट योर एडवर्टाइजमेंट ऑल्सो कम्स अंडर सेलिंग। ठीक है, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में आता है पैकेजिंग। इफ यू हैव स्टडीड इन बिजनेस स्टडीज, तो बिजनेस स्टडीज में जब पढ़ते हैं अबाउट 4 P, तो तब हम देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही आता है पैकेजिंग। ठीक है, क्योंकि टू मेक इट फिजिबल, पैकेजिंग इज ऑल्सो टाइप ऑफ सेलिंग ओवर है, क्योंकि पैकेजिंग में जब आप अपने ब्रांड का नेम वगैरह लगा रहे हो, इट हेल्प्स इट टू प्रमोट, तो वो सेलिंग में भी आ जाता है, बट डिस्ट्रीब्यूशन में भी हेल्पफुल रहता है। क्योंकि अगर आपने ऑयल प्रोड्यूस कर लिया है, इफ यू कांट पैकेज इट इनटू अ बॉटल और अ कैनिस्टर, देन व्हाट्स द यूज, हाउ यू गोइंग टू ट्रांसपोर्ट इट, दैट आल्सो कम्स अंडर डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में कैरेज आउटवर्ड्स आता है। ओके, कैरेज आउटवर्ड्स, रिमेंबर दिस थिंग, कैरेज इनवर्ड्स इज इन डायरेक्ट कॉस्ट। ओके, एक मिनट गाइस, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है, मुझे उसको कनेक्ट बस करने दो, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, याद रखना, कैरेज इनवर्ड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो कैरेज आउटवर्ड जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है, नाउ मेन चीज, ये सब जो हमने पढ़ा दैट इज कॉस्ट अकाउंटिंग। जो मैनेजमेंट जितना भी हमने ये देखा, टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, दिस ऑल इज कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट शीट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। हाँ, carriage inwards is direct. Carriage inwards is like transportation, raw materials. Carriage inwards is like something you paid to get thing to you. अब मेरे पास क्या आएगा, मैं एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मेरे पास ऑब्वियसली रॉ मटेरियल आएगा, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू रॉ मटेरियल। ठीक है, तो जो भी चीज रॉ मटेरियल से रिलेटेड होगी वो डायरेक्ट होगी। ठीक है, एंड सम कैरेज आउटवर्ड इज समथिंग यू आर पेइंग टू लेट इट गो अवे फ्रॉम यू। अब मुझसे दूर क्या जाएगा, इफ आई एम अ यूनिट, मेरे पास क्या आएगा, ऑब्वियसली रॉ मटेरियल, मुझसे दूर क्या जाएगा, फिनिश्ड गुड्स, तो समथिंग रिलेटेड टू फिनिश्ड गुड्स इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये हमें प्रोड्यूस करने में कुछ नहीं हुआ। ठीक है, ये हमें बेचने के टाइम ही, फिनिश्ड गुड्स के टाइम ही हमें जो कॉस्ट इनकर हुई, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। ओके, नाउ यस, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंट अभी तक हमने जो पढ़ा वो सब कॉस्ट अकाउंटिंग था। ठीक है, अभी हम जो सॉल्व भी करेंगे, मेनी ऑफ द थिंग्स आर रिलेटेड टू कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज FA plus CA।
इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एफ तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कॉस्ट अकाउंटिंग तुम्हारे एफर्ट्स है। ठीक है, तुम फर्स्ट डेट पे गए, तुमने चेयर निकाली उसके लिए, तुमने बिल भी स्प्लिट नहीं किया, ठीक है, सम गुड थिंग्स। बट तुमने क्या किया, तुमने कुछ गलती कर दी। ठीक है, हाँ चेयर भी निकाली, बिल स्प्लिट भी कर दी, तो बेयर मिनिमम में चलती हैं हम लड़कियां, तो कुछ ना कुछ गलती कर दी तुमने। ठीक है, बट तुमने गलती की, ये कौन बताएगा? ये तुम्हें बताएंगी तुम्हारी सिस्टर, मदर, या फिर तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड कि नहीं ये तुम गलत करके आए, क्योंकि एज अ जेंटलमैन तुम जेंटलमैन आए नहीं थे, तुम्हें जेंटलमैन यहाँ दुनिया में बनाया गया है। ओके, सो ऑल दीज एफर्ट्स यू पुट, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने तुम्हें ऑब्जर्व किया, वो तुम्हें नहीं बताने वाली कि तुमने क्या गलत किया, ऑब्वियसली। ठीक है, और फिर कॉस्ट अकाउंटिंग दी एफर्ट्स, जो तुम सोच के गए थे तुम ऐसा करोगे, फिर तुम्हारे एंड रिजल्ट से तुम्हारे पास, दैट ऑल इज योर कॉस्ट अकाउंटिंग। बट हु इज गोइंग टू डिसाइड कि ये तुम्हारी जो डेट थी वो सक्सेसफुल है या नहीं? दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तुमने ये जो पूरा तजुर्बा निकाला है, तुमने जो सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग की है, तुमने सारे जो कॉस्ट अकाउंटिंग से कॉस्ट प्रिडिक्ट की थी, फिर जो तुम्हारी एक्चुअल कॉस्ट आई है, इन सब का तुम करोगे क्या? तुम इन सबसे लोगे मैनेजमेंट डिसीजंस। तो मैनेजमेंट डिसीजंस लिए कहाँ जाते हैं? मैनेजमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, अगेन मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। एक होती है प्रोडक्ट कॉस्टिंग, इसी के अंदर आ जाती है कॉस्टिंग। ठीक है, प्लानिंग, क्योंकि ऑब्वियसली एफर्ट्स कौन सिखाता है? एफर्ट्स मम्मी पापा सिखाते हैं, सॉरी मम्मी सिखाती है, बहन सिखाती है। ठीक है, प्लानिंग, क्या प्लान करके जाना है, दैट इज कम्स अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। डिसीजन मेकिंग, हाउ शुड बी अचीव इट, स्टार्टिंग करते प्रोडक्ट कॉस्टिंग, कैलकुलेट द कॉस्ट, क्या कॉस्ट हो सकती है, प्लानिंग। ठीक है, करना कैसे, व्हाट्स द गेम प्लान, हम वहां पे जाना है, आई हैव टू रीच देयर, शो द पार्ट। ठीक है, नो, शो द पार्ट इज डिसीजन मेकिंग, दिस गोल इज प्लानिंग, इस तक कैसे पहुंचना है, दैट इज डिसीजन मेकिंग। एंड कंट्रोलिंग, हम वहां पहुंच गए कि नहीं, आर वी डूइंग थिंग्स राइट और नॉट, कंट्रोलिंग इज द लास्ट थिंग। कैलकुलेटिंग दी कॉस्ट, गर्लफ्रेंड रखने की कॉस्ट क्या है, प्लानिंग, मुझे गिफ्ट क्या ले जाना है। डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग क्या हुआ, हाँ, हाउ आई हैव टू पे, कंट्रोलिंग, इज इट सक्सेसफुल। ठीक है, तो दीज आर दी 4 पिलर्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग: प्रोडक्ट कॉस्टिंग, calculate the cost, planning, what's the game plan, decision making, how should we achieve it, fourth, controlling, are we doing things right or not. ठीक है, now प्रोडक्ट कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग के 2 पार्ट्स है, एक है जॉब कॉस्टिंग, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग क्या है, एकदम एक नई सा काम आया। ठीक है, इसका ना एग्जांपल क्लियर दूं, एवरीवन नोज अबाउट दैट लेंसकार्ट। लेंसकार्ट ने अभी क्या किया है ना, लेंसकार्ट इज अ ऑल वी नो स्पेक्स कंपनी। ठीक है, इन्होंने अभी एक लिमिटेड एडिशन निकाला है हैरी पॉटर का। ठीक है, दैट हैज 600 पीसेस, एंड ये अब कभी नहीं आएगा। पीसेस की स्पेलिंग गलत हो गई, माइंडेड। ठीक है, मींस आई डोंट माइंड इट। ठीक है, सो ये क्या है, दिस इज जॉब कॉस्टिंग। ये कैसे जॉब कॉस्टिंग है, लिमिटेड एडिशन 600 पीसेस, व्हाई इज लिमिटेड एडिशन, ये अभी निकला है, इसके बाद ये कभी नहीं निकलेगा। दे आर नेवर गोइंग टू प्रोड्यूस अगेन द सेम टाइप ऑफ हैरी पॉटर लिमिटेड एडिशन। एक टाइम का काम था, a different, something different came only for a one time opportunity, one time of a project. This is job costing, it was based on a job। इस प्रकार के काम के लिए let's study it in a case study method। लेंसकार्ट को ये हैरी पॉटर एडिशन निकालना था, तो क्या उन्होंने अपने नॉर्मल स्पेक्स जनरेटर्स के साथ किया होगा? नहीं, उन्होंने हैरी पॉटर एंथुसियास्ट से पूछा होगा। इनके कस्टमर्स, इनकी सर्वे नॉर्मल कस्टमर नहीं थे, नॉर्मल कस्टमर नहीं थे इनके सर्वे में, इनके सर्वे में थे पॉटर हेड्स। एज पर द जॉब, आपके जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सर्वे करने वाले लोग चेंज हो गए, इनके डिजाइनर नॉर्मल डिजाइनर नहीं होंगे, नॉट अ नॉर्मल डिजाइनर, समवन हु अंडरस्टैंड्स गोथिक, व्हाट टू से, या गोथिक ऐसे, गोथिक एंड हिस्टोरिकल स्टाइल।
इनके डिजाइनर चेंज हो गए, ठीक है। तो फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, जब हम किसी जॉब के बेसिस पे चीजें करते, व्हेन वी आर टेकिंग द कॉस्ट, अब ऑब्वियसली पॉटर हेड्स के साथ सर्वे करने में इन्हें कॉस्ट ज्यादा लगी होगी, क्योंकि ऐसे नॉर्मली तो आप किसी भी सर्वे करवा सकते हो, बट पॉटर हेड्स को चुनना, गेटिंग दिस द एग्जैक्ट टाइप ऑफ द पीपल इंक्रीजेस योर कॉस्ट। नॉर्मल डिजाइनर्स बना ही रहे थे, ये स्पेक्ट नॉर्मल है, दिस इज नॉट अ वेरी बिग डील टू मेक, बट टू गेट समवन हु इज गुड इन क्रिएटिविटी, मेक अ स्पेक्स, दैट इंक्रीजेस योर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट बेस्ड कितने थी, ये सब क्यों हुआ है, टी इंक्रीज ऑफ कॉस्ट क्यों हुई, क्योंकि उन्हें वो लिमिटेड एडिशन निकालना था, they were based on that particular job, that a particular job of releasing the Lenskart Harry Potter edition, that was a particular job, and that is what job costing is, that depends over a cost are tracked per job, it's like one single project at a time, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मली जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि एयर फ्लेक्स, लेंसकार्ट का एयर फ्लेक्स, एक नई सीरीज निकाली थी उन्होंने, अब जो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रह रही है, ठीक है। से आप प्रोवाइडिंग सेम सेम प्रकार का मटेरियल, यूजिंग सेम मटेरियल, टेक्नोलॉजी भी सेम है उसके लिए, ठीक है। दिस इज व्हाट कम्स इन प्रोसेस अकाउंटिंग, यूज्ड व्हेन सेम प्रोडक्ट इज मेड इन अ मास, ठीक है, सेम थिंग मेड अगेन एंड अगेन। तो देयर हियर द मेन कैरेक्टर इज प्रोसेस, ये प्रोसेस में कैसा हो रहा है काम, यहाँ पे कॉस्ट डिपेंड करती है आपके प्रोसेस पे। अगर आप प्रोसेस को छोटा कर सकते हो तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, अगर आपको प्रोसेस को और लेंदी करना है तो आपकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। दैट्स ऑल, दैट वाज प्रोडक्ट कॉस्टिंग, दो पार्ट में डिवाइड होती है, जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग में। बाकी प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, कंट्रोलिंग, इनके कोई पार्ट्स नहीं है, हाँ होते हैं। कंट्रोलिंग इज हैविंग पार्ट कॉल्ड वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस वगैरह ये है, हम आगे जो मॉड्यूल्स आएंगे उनमें पढ़ेंगे, अभी वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने जॉब कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग इसलिए पढ़े क्योंकि इसके क्वेश्चन रिलेटेड, ठीक है। तो दिस वाज ऑल द थ्योरी, यहाँ तक पूरे थ्योरी में, मॉड्यूल 1 की किसी भी थ्योरी में कहीं पे भी किसी को डाउट? ओके, आई टेक केयर, नो डाउट, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक ना कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, अभी हम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं कॉस्ट शीट का, क्योंकि वैसे ही 1 घंटे का सेशन था, टाइम इंक्रीज हो गया है। चलो ठीक है, तो एक कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप उसकी वीडियो भी देख सकते हो, अदरवाइज वी आर सॉल्विंग दैट क्वेश्चन राइट नाउ, तो हम उसमें भी देख सकते हैं। यू आर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो तो तो ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल शोज द कॉस्ट एंड रेवेन्यू डाटा फॉर अ लार्ज पेंट कंपनी, द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर वाज 600 मिलियन, ओके, मिलियन केजी। ग्रुप ग्रुप द कॉस्ट अंडर द एप्रोप्रिएट हेड एंड प्रिपेयर कॉस्ट शीट। अभी जितना भी हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा है उसमें मेन था डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट वगैरह, ठीक है। उसके अंदर हमने पढ़ा इनडायरेक्ट कॉस्ट में हमने पढ़ा सेलिंग ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड एंड वन डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हम इसमें क्लासिफाई करने वाले हैं सबको, ठीक है। ग्रुप द कॉस्ट अंडर द एप्रोप्रिएट हेड एंड प्रिपेयर कॉस्ट शीट, योर कॉस्ट शीट शुड शो मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड प्रॉफिट, ओके, ठीक है। तो कॉस्ट शीट का एक फॉर्मेट होता है, कॉस्ट शीट इज द easiest thing you can do in a management accounting, उसमें कुछ नहीं है, you just have to learn the format and उस format के अंदर आपको चीजें रखनी है, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे ये सारी चीजें दी हुई हैं, एक्सपेंसेस दी हुए हैं, ठीक है। तो हम पहले फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चलते हैं,
ठीक है, तो फॉर्मेट क्या कहता है, एक मिनट, ठीक है। तो फॉर्मेट में कुछ नहीं होता है, पर्टिकुलर्स होते हैं, यहाँ पे हम नेम लिखेंगे, और अमाउंट होता है, यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, इसमें कोई डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, दिस इज द नॉर्मल फॉर्मेट। ठीक है, सबसे पहले द थिंग स्टार्ट विथ प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में क्या आता है, सबसे पहले आता है प्राइम कॉस्ट में रॉ मटेरियल कंज्यूम। सिंपल, हमें फॉर्मेट याद होगा, वी कैन गो, अगर चीज है हमें जो याद है वो चीज है, नहीं है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ओके, ठीक है, सबसे पहले क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हमें दिया हुआ है, सबसे पहले ही दिया हुआ है, shift this, okay, wait a minute, yeah, ठीक है, मैं रॉ मटेरियल दिया हुआ है 51068.8 का। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हमने दो चीज पढ़ी थी, एक होता है डायरेक्ट लेबर, दूसरा होता है हमारा कॉस्ट, सॉरी डायरेक्ट मटेरियल हमने लिख लिया, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर पैकी, एक काम करते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। ठीक है, नेट सेल्स अभी हमारे कोई काम की नहीं है। रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल हमने लिख लिया। डिस्काउंट एक्सपेंसेस, डिस्काउंट एक्सपेंसेस क्या है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट किस पे देते हैं, सेल में देते हैं, जब हम सेल करते हैं। ठीक है, हुआ, इस सेलिंग ओवरहेड हुआ, ये अभी नहीं आएगा। पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस हमने पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में होता है, ये अभी नहीं आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्लियरली लिखा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में होता है, यहाँ नहीं आएगा। एडवर्टाइजिंग, सेलिंग एक्सपेंस हो गया, ये भी नहीं आएगा। एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट यानी कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। एक में रुक जाओ, अगर कहीं और पे वर्कर्स कॉस्ट नहीं दी है तो हम एम्प्लॉय कॉस्ट को ही डायरेक्ट लेबर मानेंगे। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं कहीं पे भी नहीं दी हुई है, तो हम मानेंगे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वही हमारी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट लिख दी 4824.3। ठीक है, रेंट रेट एंड टैक्सेस, रेंट रेट एंड टैक्सेस, सिंस द टैक्सेस एंड द रेट्स वर्ड कम, रेंट अगर होता तो हम इसे डायरेक्ट में लिख लेते, बट रेट एंड टैक्सेस है, टैक्सेस कब देते हो, टैक्सेस देते हो आप आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अर्न करोगे, दैट मींस इनडायरेक्ट है, सेल करने के बाद का काम है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट हुआ। ठीक है, पावर एंड फ्यूल, पावर एंड फ्यूल मैंने बताया था डायरेक्ट कॉस्ट में आता है, क्योंकि पावर एंड फ्यूल किसके लिए लगता है, मशीनरी के लिए लगता है। मशीनरी कहाँ यूज होती है, प्रोडक्शन के टाइम यूज होती है। तो 1256 का आपका पावर एंड फ्यूल हो गया। ठीक है, इसके बाद ट्रेवल एक्सपेंसेस, आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस फिर से इनडायरेक्ट हो गया। अदर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी इनडायरेक्ट है। स्टोर्स कंज्यूम नहीं आता है हमारे इसमें। ठीक है, लीगल एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट है, रिपेयर्स, रिपेयर्स किसका, प्लांट एंड मशीनरी, अगर आपको वो बनाना आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो आपको पता होना चाहिए कि रिपेयर जो है वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता है, यानी कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये भी हम इनडायरेक्ट में लेंगे। ठीक है, रिपेयर, कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग, ये भी इनडायरेक्ट है। इंश्योरेंस इनडायरेक्ट, बैड डेब्ट्स आते नहीं है बट इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट रिम्यूनरेशन सैलरी है, बट अ सैलरी, अ टाइप ऑफ सैलरी रिक्वायर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी फिर से इनडायरेक्ट में हो गया। ऑर्डर एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्टली, सॉरी डायरेक्टली, यहाँ पे अब प्राइम कॉस्ट इतनी ही है, तो टोटल प्राइम कॉस्ट कितना हुआ, लेट मी कैलकुलेट। 57149.1। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब इसके बाद निकालनी रहती है हमें इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट जब निकालते हैं तो ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में चले जाते हैं। सबसे पहले क्या काम किया, सबसे पहले प्राइम कॉस्ट निकाली। प्राइम कॉस्ट में इंपॉर्टेंट क्या है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के बाद प्रोडक्शन ओवरहेड निकलता है। ठीक है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड निकालेंगे। अब सेकंड हमारा हो जाता है प्रोडक्शन ओवरहेड। ओके, प्रोडक्शन ओवरहेड
ठीक है। अब प्रोडक्शन ओवरहेड में आता है स्टोर्स कंज्यूम, जो मैंने बोला था स्टोर कंज्यूम यहाँ नहीं आएगा, स्टोर कंज्यूम आता है प्रोडक्शन ओवरहेड। तो हम यहाँ पे स्टोर्स कंज्यूम लिख देंगे। स्टोर्स कंज्यूम क्या होता है कि व्हाट आर द अमाउंट ऑफ द यू कंज्यूम एट ओन। कंज्यूम एट ओन में क्या आती है, तीन चीज आती है, या तो आपने चैरिटी में दे दिया है सामान, या तो आपने सैंपल में दे दिया है सामान, या तो आपके जो ओनर है तो उसने विड्रॉ कर लिया, तो दैट इज व्हाट स्टोर कंज्यूम, हमने खुद ही कंज्यूम कर लिया, दैट इज स्टोर कंज्यूम, दैट कम्स अंडर प्रोडक्शन ओवरहेड, तो दैट इज 293.7। ठीक है। इसके बाद क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का मरर, रिपेयर्स प्लांट एंड मशीनरी का, प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओके, इनडायरेक्ट कॉस्ट है बट इट इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन, तो वो यहाँ पे आएगी 175.6। देन ओके, इंश्योरेंस आएगा। इंश्योरेंस इसलिए आएगा बिकॉज वी अज्यूम द फैक्ट, अब ऑब्वियसली बिजनेस है तो बिजनेस का इंश्योरेंस कोई पर्सनल इंश्योरेंस तो होगा नहीं। बिजनेस में आप किस चीज का इंश्योरेंस कराते हैं, बिजनेस में आप जनरली मशीन्स का इंश्योरेंस कराते हो, मशीन्स फैक्ट्री रिलेटेड होती है, तो प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया, तो ये यहाँ पे आएगा 66.6। ओके, फिर हमारे पास क्या है, फिर ये हमारे बैड डेब्ट, डायरेक्ट एमिशन, ऑडिट एक्सपेंस, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है। कम्युनिकेशन लीगल, ये भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ये भी नहीं है। रेंट, रेट, टैक्सेस, एडवर्टाइजर, डिस्ट्रीब्यूशन, पैकिंग, डिस्काउंट, ये भी नहीं। तो हमारा टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड ये हुआ। टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड को टोटल फैक्ट्री ओवरहेड भी बोलते हैं। तो टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड इट इज, कैलकुलेट कर लेते हैं, 535.9। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। अब प्रोडक्शन ओवरहेड हो गया। प्रोडक्शन ओवरहेड के बाद क्या होता है, फिर आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, टू इंश्योर दी स्मूथ वर्किंग, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है। ओके, आई एम राइटिंग फ्रॉम अ सिंगल पेन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, स्टार्टिंग से ही चल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आती है सैलरीज। सैलरीज हमें दी नहीं है, हमें दी थी एम्प्लॉय कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट हमने लिख दी वहां पे, तो यहाँ पे सैलरीज के नाम पे कुछ नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा रेंट, रेट एंड टैक्सेस, रेंट, रेट एंड टैक्सेस। देखो अभी कहोगे ये यहाँ पे क्यों आ रहा है, देखो रेंट, रेट एंड टैक्सेस डायरेक्टली रिलेटेड तो नहीं है तुम्हारे प्रोडक्शन से, प्रोडक्शन में आ सकता नहीं है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से भी रिलेटेड नहीं है क्योंकि रेंट, रेट एंड टैक्सेस है। सिर्फ रेट होता तो हम सेलिंग में डाल लेते, टैक्सेस होता तो टैक्सेस भी हम नहीं डाल सकते सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में, इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेशन में आता है। फॉर द स्मूथ वर्किंग, अगर हमारे टैक्सेस हम पे नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ द स्मूथ वर्किंग, दैट इज नेसेसरी, तो रेंट, रेट एंड टैक्सेस आएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, 1442.8। परफेक्ट। ठीक है, इसके बाद लीगल एक्सपेंसेस आएंगे यहाँ पे, टू इंश्योर दी लीगल स्मूथ वर्किंग। ठीक है, इसके बाद कम्युनिकेशन एक्सपेंस, कम्युनिकेशन एक्सपेंस भी यहीं पे आते हैं क्योंकि आपको अपने एम्प्लॉयज से, मैनेजर से बात करनी रहती है, तो मोस्टली एक्सपेंस यहीं पे होते हैं, 221.9। ओके, देन कॉर्पोरेट बिल्डिंग वाला जो रिपेयर था ये रहा, कॉर्पोरेट ऑफिस बिल्डिंग वाला रिपेयर, इट वाज 131.6। ठीक है, इंश्योरेंस हमने लिख ही लिया है। ऑडिटर, ऑडिट एक्सपेंस और डायरेक्टर रिम्यूनरेशन भी यहीं आएगा, डायरेक्टर रिम्यूनरेशन 26.8। ऑडिट एक्सपेंस भी यहीं पे आएगा 16.2। एक बार ऊपर से चेक कर लें। बेड डेब्ट्स नहीं आते, बेड डेब्ट्स आएंगे आपके सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, इंश्योरेंस हो गया। ओके, ये प्रिंटिंग एंड अदर सैलरी, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, 521.9। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 339.5। कुछ छूट तो नहीं रहा है।
यस, कुछ नहीं छूट रहा है। तो ये हमारा टोटल हो गया एडमिनिस्ट्रेशन का ओवरहेड। कूल, हम इसका टोटल कर लेते हैं। यहीं से था ना? हाँ, यह है हमारा 2984.0। ठीक है, ये आ गया हमारा ये। एक मिनट, अब एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। अब बचा हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। जो अब हम कॉस्ट शीट बनाते हैं तो सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन दोनों मर्ज कर देते हैं। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड मर्ज होके लिखा जाएगा अब। तो बस अब जो कुछ भी बचा है वो हम सब यहाँ पे लिख देंगे। ऊपर से चलते हुए आएंगे। ठीक है, डिस्काउंट एक्सपेंस 9895.2, पैकिंग एक्सपेंस 9084.1, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 5212.6, एडवर्टाइजमेंट 5040.3, पावर हो गया था ट्रेवल एक्सपेंस। ट्रेवल एक्सपेंस, डू वी राइट ट्रेवल एक्सपेंस और नॉट? आई थिंक सो वी डोंट राइट ट्रेवल एक्सपेंस, बट वेट अ मिनट। बैड डेब्ट्स आएगा यहाँ पे। बैड डेब्ट सेलिंग से रिलेटेड होता है 32। एक मिनट, आई थिंक सो वी डोंट इंक्लूड द ट्रेवल एक्सपेंस। हाँ हाँ हाँ, ट्रेवल एक्सपेंस नहीं आता है। ट्रेवल एक्सपेंस कहीं भी कॉस्ट शीट में नहीं आता है, बिकॉज इट इज नो वेयर रिलेटेड टू दी कॉस्ट शीट। क्यों ट्रेवल करना है? ट्रेवल इज समथिंग नॉट रिलेटेड टू दी प्रोडक्शन कॉस्ट। वो एक हायर लेवल पे देखा जाए तो हाँ, टू मेक योर कनेक्शंस यू हैव टू ट्रेवल, बट ऑन अ बेसिस नॉर्मली स्टेटस पे there's a no way you can include traveling expenses, because traveling is something seen as a personal expenses incurs. In a modern approach we say कि हाँ reimbursement चाहिए हमें, हम travel करके जा रहे हैं for the audit वाला thing. When you do audit वाली जो फॉर्म्स होती है, in that traveling expenses considered under cost, वरना ऐसे normally हम travel expense नहीं लेते हैं. This is something under any section is there. IND-AS के section के अंदर है। मैंने सीए नहीं किया तो मुझे नहीं पता है, बट हाँ travel expense भी doesn't include in a cost sheet. ठीक है, तो ये सब था। अब हम इस सबको प्लस कर लेंगे तो हमारा टोटल सेलिंग ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाएगा। ओके, सो लेट मी प्लस। ओके, इट्स 29264.2। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन ने हमसे आपसे क्या पूछा था? कॉस्ट शीट बनाने बोला था, हमने कॉस्ट शीट बना दी है। ठीक है, अभी मींस लाइक कॉस्ट शीट में थोड़ा सा वो है, हम वो देखते हैं अभी। और हमें नेट सेल्स दी थी, तो हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट निकालनी है, मटेरियल कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट एंड प्रॉफिट निकालना है। ओके, वंडरफुल। ठीक है, ये हमारे पास सारे सामान लिखे हुए हैं। ठीक है, बट नाउ द ट्विस्ट का, ये हमने अभी सिर्फ सबका निकाला हुआ है कि हाँ भाई ये प्राइम कॉस्ट है, ये प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है, ओवरहेड है सॉरी, ये हमारी सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, अब क्या है, ये सब निकाल लिया। फायदा क्या है? फायदा ये है कि कॉस्ट शीट जो होती है, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देखो, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। ठीक है, पहले पर्टिकुलर्स, यहाँ अमाउंट, प्राइम कॉस्ट होती है। प्राइम कॉस्ट में तुम अमाउंट लिखते हो, हमारी डायरेक्ट हम प्राइम कॉस्ट लिखते हैं, जो हमारी प्राइम कॉस्ट आई है विच इज 57149.1। ठीक है, इसमें प्लस करते हैं हम फैक्ट्री ओवरहेड।
फैक्ट्री ओवरहेड जिसको हम प्रोडक्शन ओवरहेड भी कहते हैं, जो कि हमारा आया है 535.9। ठीक है, इसको प्लस करने पर क्या आएगा, इसको प्लस करने पर आएगा 57685.0। ये होता है हमारा टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट, ही प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम प्लस करते हैं हमारा, इसके बाद क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितना आया था हमारा 2984.0, ये आया था ना। हाँ, इसको प्लस करने पर आएगा 60669। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सेल, गुड सोल्ड इसको कहते हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा डिफरेंटली लिख लूं। ठीक है, हम इसमें प्लस करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कि हमारा आया है 29264 इसको प्लस करने पर हमारा आएगा 89933.2, जो कि है हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस नेट सेल्स, सॉरी, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्योंकि नेट सेल्स बड़ा होता है, नेट सेल्स इज लाइक रेवेन्यू अर्न माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल टू प्रॉफिट। अब इसको हम कॉस्ट शीट में कैसे रखते हैं, इसमें हम करते हैं प्लस प्रॉफिट जो हमें देता है सेल्स। ठीक है, सेल्स हमें दी हुई है क्वेश्चन में, सेल्स इज 109252.2, 109252.2। ठीक है, अब हम 8933 में से 109252 माइनस कर देंगे तो हमें मिलेगा 19319.0। ठीक है, तो हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल, नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके निकालते हैं प्रॉफिट। तो जनरली क्या होता है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें सेल्स दी हुई रहती है, हमें सारे यही अमाउंट ऐसे दिए रहते हैं, एंड हमारा मेन काम होता है ये प्रॉफिट निकालना, जो हम निकालते हैं। एंड ये जो मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दिया है कॉस्ट शीट का फॉर्मेट में, ये जो हमने ये ऊपर प्लस किया है हम ये यहाँ पे प्लस करते हैं एंड वी राइट इट ऑल टुगेदर। दिस इज हाउ वी सॉल्व अ क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमें आ गया है, हमसे पूछा गया था मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कि हमारी ये आई है, दिस इज आवर मटेरियल कॉस्ट। ठीक है, कन्वर्जन कॉस्ट, कन्वर्जन कॉस्ट होती है ये, सॉरी आई थिंक सो सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड कन्वर्जन कॉस्ट। नो 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 नो, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, material cost is raw material cost. This is our material cost. Okay, and then total prime cost is conversion cost. Conversion cost is like converting from raw material to finished goods. It is like that conversion. ठीक है, conversion cost, और हमसे पूछा गया था profit, तो ये रहा हमारा profit. So this is how we calculate profit through cost sheet. ये फॉर्मेट है, मैं इसका जो एक्चुअल फॉर्मेट की शीट होती है आई विल शेयर इट इन द लर्निंग लैब कम्युनिटी, तो आप वहां से कॉस्ट शीट का फॉर्मेट देख सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन में किसी को भी कहीं पे भी प्रॉब्लम, कहीं पे डाउट कि हमने ये अमाउंट यहाँ पे क्यों लिखा, हम इसको किसी और सब हेड के अंदर लिखना था। Guys, any question?
So that's all for today. हमने कौशिक का क्वेश्चन किया, हमने सारे मॉड्यूल का जितनी भी थ्योरी थी वो देखी. इफ यू वांट यू कैन डू द क्वेश्चन 1 ऑफ ये प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो हमने क्वेश्चंस देखे हैं. आप क्वेश्चन 1 भी कर सकते हो, क्वेश्चन 3 भी कर सकते हो, क्वेश्चन 4 भी कर सकते हो. बट अगर वी विल डू दिस लाइक आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द मॉड्यूल्स, एक बार बेसिक्स हो जाए उसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे. तो हम इसमें ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, एनसीएलए के क्वेश्चंस करेंगे. बाकी दिस इज द क्वेश्चन, आप इजिली कॉस्ट के क्वेश्चंस देख सकते हो. आप हमें जो बुक आई है उसमें भी कॉस्ट के क्वेश्चंस है. यू कैन प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस फ्रॉम देयर. And I will be sharing this PDF in the Learning Lab group. And yeah, that's all. Thank you, guys. And anyone has any doubt, they can ask. Just let me